हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से के पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 प्रोमिनेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला होगा अर्ली ह्यूमंस, वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। दूसरा, अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स, प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। थर्ड पॉइंट होगा अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स, प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। सो फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम फॉर अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। अब तक हम अर्ली ह्यूमन के स्केलेटल रिमेन्स के संबंध में जितने भी एविडेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते रहे हैं और ये देखते रहे हैं कि कॉन्टिनेंट के आर पार लोगों के माइग्रेशन के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इन एविडेंसेस का उपयोग किस प्रकार से किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोज़मर्रा यानी डेली रूटीन से भी जुड़े कई पहलुओं होते हैं, उनके बारे में भी उतना ही समझना ज़रूरी है जितना कि बाकी चीज़ों के बारे में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि इनकी स्टडीज़ कैसे की जाती है। अर्ली ह्यूमंस कई तरीके से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे कि गैदरिंग से, हंटिंग से, स्कैवेंजिंग से और फिशिंग से। गैदरिंग का मतलब होता है दोस्तों भोजन को संग्रह करना, कलेक्ट करना। हंटिंग का मतलब होता है जानवरों का शिकार करना। स्कैवेंजिंग का मतलब होता है मरे हुए जानवरों को खाना। और फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। गैदरिंग के प्रोसेस में पेड़ पौधों से मिलने वाले फूड जैसे कि बीज, गुठलियाँ, बेर, फल और कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। गैदरिंग के बारे में केवल हम एज्यूम ही कर सकते हैं, क्योंकि इस बारे में कोई डायरेक्ट एविडेंस बहुत ही कम मिला है। हड्डियों के फॉसिल्स तो बहुत मिले हैं, पर पेड़ों के फॉसिल्स बहुत ही रेयर हैं। पौधे से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका यह है दोस्तों कि दुर्घटनावश या गलती से या कोइंसिडेंसली पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन किया गया। जले हुए पौधों को स्टडी किया गया, जो पहले जल चुके थे उसका हम लोगों ने स्टडी किया। इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं कि जब कोई फॉसिल इस तरह से, जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गए, अगर वो जल जाते हैं तो वो रुक जाते हैं, टिक जाते हैं, और इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा जाता है, जिसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को उतने पुराने ज़माने के बारे में कार्बनाइज्ड सीड्स के एविडेंस नहीं मिले हैं। हाल के सालों में हंटिंग शब्द स्कॉलर्स के लिए डिस्कशन का सब्जेक्ट बन रहा है। अब ये बात तो सही है कि लोगों ने भी सुझाव दिया कि एंशियंट होमिनिड स्कैवेंजिंग या फॉरगेजिंग यानी कि भोजन की तलाश करने से और उन जानवरों की डेड बॉडी से मीट और मैरो यानी कि मांस, मज्जा नोच कर या खुरच कर निकालने लगे, जो जानवर अपने आप मर जाते थे या किसी वाइल्ड एनिमल यानी हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे। यह भी इतना ही पॉसिबल है कि अर्ली होमिनिड छोटे मैमल्स जैसे कि चूहे, छुछुंदर जिसे हम रोडेंट्स कहते हैं, साथ ही साथ पक्षियों और उनके अंडों, रेप्टाइल्स और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों यानी इंसेक्ट्स को भी खाते थे। हंटिंग संभवतः बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख साल पहले। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से
सोच समझकर बड़े मैमल्स का शिकार और उन्हें मारने के सबसे पुराने डायरेक्ट एविडेंसेस हमें 2 लोकेशन से मिलते हैं। और ये वो 2 लोकेशंस में पहला लोकेशन है साउथ इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव, यहाँ से 5 लाख साल पहले के एविडेंस मिले हैं, और जर्मनी में शॉनिंगन से 4 लाख साल पहले के एविडेंस मिले हैं। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका था। जैसे कि अनेक डिस्कवरी साइट से मछली पकड़ने से ये बात पता चलती है कि वे लोग मछली भी पकड़कर अपना भोजन किया करते थे। लगभग 35,000 वर्ष पहले मानव के प्लान्ड तरीके से शिकार करने का एविडेंस कुछ यूरोपियन साइट्स से मिले हैं। ऐसा लगता है कि अर्ली ह्यूमंस कुछ ऐसे लोकेशंस जैसे कि नदी के पास दोलनी वेस्टोनिस इन चेक रिपब्लिक को सोच समझ के शिकार के लिए चुना गया था। रेंडियर और घोड़े जैसे जानवर जो अपना लोकेशन हमेशा बदलते रहते, जो झुंड के झुंड चला करते थे, ऑटम और स्प्रिंग सीजन में पॉसिबली नदी को पार करते थे और तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इन लोकेशन का चुनाव इस बात का एविडेंस है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़े नंबर्स में यानी कि बड़ी संख्या में मारने के तरीके के बारे में भी जानने लगे थे। दोस्तों, क्या फूड कलेक्ट करना, मरे हुए जानवरों की डेड बॉडी से मांस निकालना, शिकार करना और मछली पकड़ने में पुरुष और महिलाओं की भूमिका यानी रोल क्या अलग अलग होती थी? सामान्यतः इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे समाज हैं जो हंटिंग और गैदरिंग से अपना भरण पोषण करते हैं, जैसे कि सेंटिनल, बुशमैन, हॉटेंटॉट और एस्कीमोज। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन जैसे कि हम इस स्टडी से ये नहीं पता कर सकते कि आज जो चीज़ें हो रही हैं वही उस समय भी होती होंगी। हम वर्तमान का अतीत के साथ तुलना नहीं कर सकते। नाउ वी आर शिफ्टिंग आवर गियर टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स। प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। दोस्तों, जब हम अर्ली ह्यूमन के रहन सहन के बारे में जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने की जब कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा श्योरिटी पाते हैं। जो मौजूद एविडेंस है उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर के फैलाव की जांच करना कि उन्होंने क्या क्या बनाए थे और जो उन्होंने बनाया था वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। एग्जाम्पल के लिए उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानने का एक तरीका यह है कि उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं उसकी जांच करना। एग्जाम्पल के लिए साइट्स पर हजारों की संख्या में फ्लेक टूल्स जिसे सल्क उपकरण और हैंड एक्सेस जिसे हस्त कुठार भी कहा जाता है, ये औजार 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने हैं जो पाए गए हैं। केन्या में किलोम्ब और ओलोगिसैली। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि इतने सारे टूल्स एक ही जगह पर कैसे इकट्ठा हुए। बहुत हद तक ये संभव है कि जिन जगहों पर उन्हें अबंडेंट क्वांटिटी में फूड मिलता होगा उस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए, जहां वो हमेशा आते जाते रहते होंगे फूड स्टफ्स के लिए, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए उस जगह पे टूल्स रख देते होंगे ताकि उन्हें पता चल सके कि हाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड स्टफ्स अवेलेबल है। ऐसा प्रतीत होता है कि ज़्यादातर लोकेशंस में कुछ ही ऐसे एरियाज थे
जहां उनके द्वारा बनाए गए कलाकृतियां यानी कि आर्टिफैक्ट्स पाए जाते थे। जिन जगहों पर अर्ली ह्यूमंस का आना जाना ज़्यादा होता था वहाँ उनके द्वारा बनाए जाने वाले आर्टिफैक्ट्स ज़्यादा होते थे, और जिन जगहों पर उनका आना जाना कम होता था वहाँ पर उनके द्वारा बनाए गए आर्टिफैक्ट्स यानी कि कलाकृतियाँ कम ही पाई जाती थी और बिखरी बिखरी होती थी, साथ ही साथ सतह पर होती थी। यहाँ यह भी याद रखना ज़रूरी है कि एक ही एरिया में होमिनिड्स, अदर प्राइमेट्स और कार्निवोर्स के साथ रहा करते थे। नीचे दिए गए पिक्चर से आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये कैसा होता था। अब आप इस पिक्चर को देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये सजेस्ट किया है कि अर्ली होमिनिड भी होमो हैबिलिस की तरह मोस्ट प्रोबेबली जिन जगह पर उनको खाने के लिए कोई चीज़ मिलती थी वो ज़्यादातर चीज़ें वहीं पर खा लेते थे, अलग अलग जगहों पर सोते थे, ज़्यादातर अपना वक्त पेड़ों पर बिताते थे। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर हड्डियाँ कैसे पहुँची होंगी, यहाँ पत्थर कैसे पहुँचे होंगे, क्या हड्डियाँ सुरक्षित रही होंगी। आप इस पिक्चर पर देखिए, ये बताया जा रहा है कि पेड़ों पर होमिनिड रहते थे, पेड़ों पर कई अदर मैमल्स भी रहते थे, इवन लेपर्ड्स भी यहाँ पर रहा करते थे और वहाँ समय बिताया करते थे। आप इस पिक्चर में एक आउल को भी देख सकते हैं। मांस भक्षी यानी कि कार्निवोर्स चीज़ों को यहाँ लाते थे, काटते थे, खाते थे, कई बार इसको तोड़ते थे, चबाते थे, और उसके बाद जब नदी का पानी आता था तो नदी का पानी जब बाढ़ लेके आता था तो कई चीज़ें अपने साथ बहा कर लाता था और कई चीज़ें इसमें बहकर चली भी जाती थी जो मगरमच्छ के लिए भोजन का भी काम करती थी। होमिनिड्स भी अपने साथ बोन्स और स्टोन्स लेके आते थे। नॉन होमिनिड प्रिमेट्स भी चीज़ों को इधर से उधर घुमाते थे और होमिनिड्स जब बाहर जाते थे तो चीज़ों को अपने साथ लेकर चले जाते थे, यानी कि इन साइट्स से अपने काम की चीज़, ज़रूरत की चीज़ों को अपने साथ लेके चले जाते थे। उनके लिए बोन्स और स्टोन्स ये भी बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें होती थी। 4 लाख वर्ष से 1,25,000 वर्ष पहले गुफाओं यानी कि केव्स तथा ओपन एरिया, खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया, यानी कि अर्ली ह्यूमंस पेड़ों के जगहों पर अब गुफाओं और ओपन एरियाज में रहना शुरू कर दिए। इसके एविडेंस हमें यूरोप के आर्कियोलॉजिकल साइट्स से मिलते हैं। साउथ फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार को 12 बाई 4 मीटर के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हों और अलग अलग प्रकार के फूड सोर्सेज, फूड स्टफ जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, पक्षियों के अंडे और मीठे जल की मछलियाँ, ट्राउट, पर्च और कॉप के एविडेंस मिले हैं। एक और आर्कियोलॉजिकल साइट्स साउथ फ्रांस के कोस्टल एरिया पे लोकेटेड टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमज़ोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी, यानी उस समय किसी खास मौसम में रहने के लिए बनाई जाती थी और एक बार वहाँ से रहने के बाद वो लोकेशन बदल लिया करते थे। केन्या में केसोवांजा और साउथ अफ्रीका में स्वाटकन्स में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो लगभग 14 लाख से 10 लाख वर्ष पुराने हैं। क्या ये चीज़ें नेचुरली झाड़ियों में लगी आग या फिर वोल्केनो से उत्पन्न आग से जलने का परिणाम है, या फिर ये प्लांट तरीके से या फिर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते हैं। दूसरी ओर चूल्हे आग को कंट्रोल करने के सिंबल हैं।
आप जब चूल्हे पे खाना पकाते हैं तो उसमें आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं, आप रेगुलेट कर सकते हैं कि कितना फायर आपको चाहिए। इससे ये पता चलता है कि क्या अर्ली ह्यूमन आग को कंट्रोल करना सीख लिए थे। आग के कई फायदे थे दोस्तों। कंट्रोल्ड फायर गुफा के अंदर लाइट देता था, हीट देता था। हीट के वजह से वो ठंड के दिनों में यानी विंटर सीजन में अपने आप को गर्म रख पाते थे। इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावे लकड़ी को कठोर करने में भी आग का इस्तेमाल होता था, जैसे भाले की नोक बनाने में। सल्क निकालकर यानी फ्लेक्स निकालकर औजार बनाने में भी हीट उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को डराकर भगाने के लिए भी किया जाता था। नाउ दिस इज द टाइम फॉर थर्ड टॉपिक एंड दैट इज अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स। प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। दोस्तों, सबसे पहले यह याद रखना बहुत ज़रूरी होगा कि टूल्स का इस्तेमाल और टूल बनाने की जो प्रोसेस है वो सिर्फ ह्यूमन तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को साफ सुथरा रखने, हेल्दी रखने और सोशल स्ट्रगल में भी सहायता देने के लिए ज़रूरी होती है। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते हैं उन्हें वह खुद ही बनाते हैं। हालांकि मनुष्यों में यानी कि ह्यूमंस में औजार बनाने के लिए कुछ स्पेशलिटी पाई जाती है जो वानरों में नहीं होती, जैसे कि हम इस पेज में देख सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः एनाटॉमी के कारण हाथ के स्किल और स्किलफुल यूज का डेवलपमेंट हुआ और इस काम में शायद मनुष्यों के जीवन में टूल्स की इम्पॉर्टेंट रोल रही होगी। इसके अलावा ह्यूमन जिस प्रकार टूल्स बनाते और उसका यूज करते हैं उसमें अधिक मेमोरी और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की भी ज़रूरत होती है। वानरों में इन दोनों स्पेशलिटी और विशेषताओं का अभाव रहता है। ह्यूमन जिस तरह से टूल बना सकते हैं, वानर और अन्य जीव जंतु उस तरह से टूल नहीं बना सकते। पक्षी भी अपने रहने के लिए घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। हम मानव भी रहने के लिए अपना घर बनाते हैं, पर एक पक्षी जिस तरह से अपना घर बनाती है या बनाते हैं, ह्यूमंस के उससे तुलना नहीं की जा सकती। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने के सबसे एंशियंट एविडेंस इथियोपिया और केन्या के एंशियंट साइट्स से मिले हैं। यह पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। अर्ली ह्यूमन बीइंग के अदर एक्टिविटीज की तरह टूल बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते कि यह काम मेल या फीमेल यानी कि पुरुष या स्त्रियां या फिर दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था। पुरुष अलग बनाते थे, स्त्रियां अलग बनाती थी या फिर दोनों मिलकर टूल बनाते थे। मोस्ट प्रोबेबली ये संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले में दोनों शामिल होते थे, स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ अलग तरह के औजार बनाती होंगी और पुरुष शिकार करने के लिए कुछ अलग तरह के। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के लिए तरीकों में सुधार हुआ। इस बात के एविडेंस ये हैं कि फेंक कर मारने वाले भालों और तीर कमान, जिसे हम तीर धनुष भी कहते हैं, जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा, जानवरों की हड्डियां निकाल दी जाती थीं, फिर उसे सुखाकर हल्का सेंकते हुए सुरक्षित स्थान पर रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे हुए भोजन को बाद में भी खाया जा सकता था। कुछ और भी बड़े चेंजेस आए, जैसे कि
समूरदार जानवरों को पकड़ा जाने लगा। दैट मीन्स फर बियरिंग एनिमल्स, यानी वैसे जानवर जिनके खाल शरीर पर बाल होते थे। उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। सिलने के लिए सुई का भी आविष्कार हो गया। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला एविडेंस लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रुखानी, जिसे हम तोड़ने के काम में लाते हैं, जैसे छोटे छोटे औजार बनाने की नई विधि शुरू हो गई। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी के दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना और कुरेदना अब संभव हो गया। यानी कि थोड़े अधिक रिफाइंड टूल्स बनने लगे, ज़्यादा स्किल्ड टूल्स बनने लगे, जिससे बारीक काम किया जा सकता था। दोस्तों, इस चैप्टर के बाकी हिस्से पार्ट 1 और पार्ट 3 में हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को खूब प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।